हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने 71st का PYQ सॉल्व करना शुरू किया था। इसमें हम लोग रिमेनिंग तो हमने 1 से लेके 50 तक सॉल्व किया था। यहाँ पे ऊपर में राइट साइड पे आपको दिख जाएगा, आप लोग वो वीडियो पहले देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 50 के आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 71st का PYQ है। सो एग्जाम इज़ नियर। हाँ, कुछ कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए करके ही जाना है। ठीक है, जैसे आपको PYQ करना ही है, आपको करंट अफेयर्स जो है वो करने ही है, क्योंकि बीपीएससी में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। और कुछ कुछ बिहार स्पेसिफिक स्टैटिक है वो जो करने हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। इसमें बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वी आर सॉल्विंग PYQs। 71st का PYQ सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 51st क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैगिन बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। तो ये जो लाइन है ये एग्जिस्ट करती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये अराउंड 1930s में बनाई गई थी। ठीक है, फ्रांस और जर्मन बॉर्डर के बीच में। और उस टाइम पे जो फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ वॉर थे एंड्रे मैग्नोट, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है, अब इसके अंदर फोर्ट्स आते हैं, बंकर्स आते हैं, गन आते हैं, गन एम्प्लेसमेंट्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, उसके पहले एक्चुअली बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था 1940s में हुआ था, उसके पहले बनाया गया था, 1930s के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, अदर लाइन्स अब जब ये पढ़ रहे हो तो आप दूसरी लाइन्स भी पढ़ लो। ठीक है, जैसे कि DMZ लाइन है, DMZ DMZ लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बनाई गई है। ठीक है, फिर अपन का आता है मैकमोहन लाइन, आप सब लोगों ने सुना होगा, ये जो है इंडिया चाइना के बीच में आता है। फिर एक और लाइन होती है रेड क्लिफ, ये लाइन जो है ये आती है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। फिर एक लाइन आती है आपकी डुरांड लाइन, ये आती है पाक और अफगान के बॉर्डर में, अफगानिस्तान। एक है 38th पैरेलल, ये आती है ओरिजिनल कोरिया डिवीजन लाइन। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स। ये तो बहुत ही फेमस है, मतलब ये तो याद ही होना चाहिए। तो ये किसके किसके बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। ये क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ग्लोबल ऑयल के जो शिपमेंट्स होते हैं वो जा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे स्टेट्स है तो वो भी पढ़ सकते हो। अब स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज देख रहे हो, तो स्टेट ऑफ क्या होता है? मक्का, मलाक्का। स्टेट ऑफ मलाक्का कहाँ है? इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। ठीक है, इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। बाबल मंडप, बाबल मंडप कहाँ कहाँ आता है? बाबल मंडप आता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सुएज कैनाल हो गया, मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में आता है, पनामा कैनाल हो गया, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच में आता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, इनके बारे में अगर कोई एक क्वेश्चन आया तो मतलब इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है और जो न्यूज़ में है उस टाइम पे, उसके बारे में आप पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ ग्राउंड जीरो। लोकेशन ऑफ ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। अब ग्राउंड जीरो क्या होता है? ग्राउंड जीरो एक्चुअली ये होता है कि न्यूयॉर्क, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड, उसको ग्राउंड जीरो बोला जाता है। न्यूयॉर्क में जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हुआ था वो कोलैप्स हुआ था ड्यूरिंग 9/11 टेररिस्ट अटैक। ठीक है, उसी को हम लोग ग्राउंड जीरो बोलते हैं। वो ये सिम्बलाइज करता है, मतलब एक मेजर ग्लोबल इवेंट को सिम्बलाइज करता है। और उनके वहाँ पे जो विक्टिम्स थे उनके मेमोरियल के लिए भी उसको बोला जाता है। तो ये ग्राउंड जीरो जो है ये न्यूयॉर्क में है। 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्थुमस नोन एज डेविल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थुमस हैज बीन नोन एज डेविल्स नेक। कौन सा इस्थुमस है जिसको डेविल्स नेक बोलते हैं? तो वो क्रा इस्थुमस है। ठीक है, क्रा इस्थुमस जो है वो थाईलैंड में है। कहाँ पर है? थाईलैंड में। इसको डेविल्स नेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक नैरो स्ट्रिप होता है लैंड का। ठीक है, और मतलब ये एक ऐसा साइट है जहाँ पर कैनाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बाईपास कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पर था? अभी हमने पढ़ा था, मैंने इसके पहले बताया था। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में है। इसको हम लोग डेविल स्नेक बोलते हैं क्योंकि ये उसको बाईपास करके यहाँ से हम लोग कैनाल बना सकते हैं जो
ग्लोबल मैरीटाइम जो है उसको अफेक्ट करेगा, उसके नेविगेशन को, इसलिए इसको डेविल स्नेक बोला जाता है। इसके अलावा और भी इस्थमस होते हैं, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, इस्थमस ऑफ सुएज इजिप्ट में है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट 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 इस्थमस है, तो वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लदांग रिफर्स टू, लदांग इज द टर्म किससे रिफर करता है? प्लांटेशन, शिफ्टिंग और सब्सिस्टेंस और ड्राई फार्मिंग। एक्चुअली ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। शिफ्टिंग लदांग का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम मेथड है जहाँ पर पूरे लैंड को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, देन जो उसमें बचता है उसमें फर्टिलिटी को वापस रिस्टोर करने के लिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में बनता है ना, शिफ्ट कर करके आप वापस वहाँ पर आते हो ताकि वहाँ पर जो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी फर्टिलिटी वो क्या रहे, बनी रहे। तो न्यू एरियाज में क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये इजी क्वेश्चन है, मजुली आइलैंड है, ठीक है। अब मजुली आइलैंड कहाँ पर है? मजुली आइलैंड असम में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है और असम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज। ये भी इजी क्वेश्चन है, कौन सा होगा? नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कावेरी। तो इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है। वाटर फॉर इरिगेशन में यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में कौन सा होगा? अगर ये सेकेंड नंबर पे है तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? गंगा, ठीक है। गंगा का बेसिन सबसे लार्जेस्ट है, फिर कृष्णा बेसिन आता है, फिर महानदी बेसिन आता है एंड देन नर्मदा बेसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। अगर तुमने जो रिवर सिस्टम होता है वो अगर पढ़ा होगा तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो कन्फ्लुएंस है वो कहाँ पर होता है? वो होता है देवप्रयाग में, ठीक है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी जो होता है देवप्रयाग में कन्फ्लुएंस करती है और उसकी बातें किस रिवर से मिलती है? उसकी बातें गंगा रिवर में मिलती है, ठीक है। दिस इज द सेक्रेट साइट फॉर हिंदू एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। कौन से दो वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी में? तो इसका आंसर क्या है? नारकोडम एंड बैरन आइलैंड। ये दो वॉल्केनिक आइलैंड है इंडिया में, ठीक है। बैरन आइलैंड जो है ये दिस इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। ये कहाँ पर है? बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान में, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं नारकोडम आइलैंड किधर पर है? ये डॉर्मेंट है, ये एक्टिव है, ठीक है, और ये डॉर्मेंट है। ये नारकोडम आइलैंड कहाँ पर? ये भी अंडमान ग्रुप्स में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग। किसको जीआई टैग मिला है? स्पोर्ट्स गुड्स को मिला है, ठीक है। मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके लिए मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स को जीआई टैग मिला है। मेरठ को हिस्टोरिकली स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द टेम्परेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी? इट इज सिचुएटेड इन शिमला। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? शिमला में। अब और भी चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। अभी टेम्परेट है, टेम्परेट कहाँ है? शिमला में। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जबलपुर में। रेन फॉरेस्ट कहाँ है? जोरहाट में। एरिड फॉरेस्ट किधर है? जोधपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी किधर है? रांची में, ठीक है। तो डिफरेंट अगर टेम्परेट पूछा है तो ट्रॉपिकल भी याद कर लो, रेन फॉरेस्ट भी याद कर लो, एरिड फॉरेस्ट भी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश्ड इन। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये तो इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश की किधर में मिलेगा? ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1955 में हुआ था आई थिंक, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व मिला था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकटक इज अ, ये तो इजी क्वेश्चन है। लोकटक क्या है? लेक है। लोकटक इज अ लेक, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर में, ठीक है। ये फेमस किसके लिए? फुमडीज के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग मासेस का वेजिटेशन मिलता है, इसके लिए फेमस है। कौन सा? लोकटक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। बिहार के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर है? इजी क्वेश्चन, अगर पढ़ रखा है नेशनल पार्क बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क में मिलता है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क को हमने क्या किया है? टाइगर रिजर्व भी बोला है। ये वेस्ट चंपारण में है। कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में। और ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी बनाता है। टाइगर रिजर्व इसको कब बनाया गया था? अगर टाइगर रिजर्व बोल रहे हैं तो पहले से नहीं होगा, बाद में होगा। तो ये टाइगर रिजर्व 1990 में बनाया था और ये इंडिया का 18th टाइगर रिजर्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, ये तो इजी क्वेश्चन है, बुल है स्टेट एनिमल बिहार का। अब अगर स्टेट एनिमल आया तो स्टेट बर्ड भी याद कर लो, हाउस पैरो है गौरैया। स्टेट ट्री क्या हुआ, पीपल हो जाएगा। स्टेट फ्लावर क्या हो जाएगा, गेंदे का फूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। तो ये कब री एस्टैब्लिश हुआ था, 2014 में। देखो अब नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री देख लो, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे था, 5th सेंचुरी सी में। इसको बख्तियार खिलजी ने क्या कर लिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 आया और 2014 में इसको वापस से क्या किया गया, रीस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन, कर्मनासा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने बोला भी था कि सारे जितने भी रिवर्स हैं, नॉर्थ बिहार की रिवर्स और साउथ बिहार की सारी रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट, देखो रिवर कभी पढ़ना है ना तो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये याद कर लो, ठीक है। पेरिनियल है कि नहीं है वो याद कर लो, साउथ बिहार में आती है या नॉर्थ बिहार में तो याद कर लो, गंगा से कहाँ पर जाके मिलती है वो याद कर लो, और कौन से उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, और ये कहाँ पर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है या किस नदी के साथ जाके मिल जाती है वो याद कर लो, ठीक है। एंड पॉइंट, ये चीज़ें याद होनी चाहिए किसी भी रिवर के बारे में। तो कर्मनासा रिवर जो है वो कहाँ से आती है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आती है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है किसका, बिहार और उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोड्यूसेस हाउ मच परसेंटेज ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पायराइट जो है ना वो बिहार पे ही मिलता है, 95% पायराइट जो है इंडिया का वो बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। पायराइट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पायराइट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैंने, आप मेरा ज्योग्राफी वाला वीडियो देखोगे ना तो वहाँ पे मैंने बताया था, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा गोल्ड का टाइप का दिख रहा होता है। नेक्स्ट है, गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये तो ईजी है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मिलता है, ठीक है। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में क्या मिल रहा होता है, गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप। तो याद होना चाहिए, सब ट्रॉपिकल मानसून है बिहार का, ठीक है। ट्रॉपिकल नहीं है बिहार, सब ट्रॉपिकल मानसून होता है बिहार का। इसको कोपेन क्लासिफिकेशन में बिहार के किसके अंदर आता है, CW के अंदर आता है, CW कोपेन्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 3 सीजन होते हैं बिहार में, ये सब पढ़ाया मैंने ज्योग्राफी में, समर सीजन, मानसून सीजन और विंटर सीजन। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है, एवरेज 1000 to 1200 mm, ठीक है। इन विच मीडियम द स्पीड साउंड इज मैक्सिमम, किस मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्टील में साउंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो साउंड जो है वो सबसे ऐसे के अंदर सबसे ज़्यादा पास होगा जिसकी डेंसिटी भी हाई होगी और इलास्टिसिटी भी हाई होगी, ठीक है। जिसकी वजह से उसका वाइब्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसके लिए जनरल रूल याद कर लो कि जो साउंड होता है वो सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लिक्विड्स और उसके बाद आता है गैस, ठीक है। समझ गए, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इसमें सॉलिड क्या है, स्टील, तो सबसे ज़्यादा स्टील में होगा क्योंकि ये दोनों तो गैस हो गई और ये क्या हो गया अपना, लिक्विड हो गया। तो साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ फास्ट ट्रैवल करेगा, सॉलिड्स में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूस डिक्रीजेस। फ्री फॉलिंग बॉडी का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें एयर का रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो अगर पीई इंक्रीज होगा, पीई अगर डिक्रीज होगा, हाइट रिड्यूस होती है, तो के क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज होगी उसकी, ठीक है। बट उसका जो सम होगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम सर्किट इंक्रीजेस वेरी हाई। इसका आंसर होगा इंक्रीजेस वेरी हाई। क्यों, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जैसे ही इंक्रीज होता है, सडनली बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उस पर रेजिस्टेंस नियर जीरो रहता है, तो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। यही तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, बहुत हाई होती है, तो क्या होती है, सारे घर की लाइट बंद हो जाती है। तो इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट इंक्रीजेस वेरी हाई सडनली, रेजिस्टेंस जीरो रहता है, उसी से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो घर में है तो जनरल साइंस है, फ्यूज यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 1।
ठीक है, क्योंकि ये देखो एल्गोरिथम है ये, ठीक है, कि उसका जो एल्गोरिथम वैल्यू रहता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो उसके लिए देखो पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीएच वैल्यू का फॉर्मूला होता है log 10 H पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर -log 10 है और इसकी वैल्यू क्या है 10⁻1, तो ये 1 क्या होगा, आगे हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो। इन चारों में से कौन सा है जो नाइट ग्लोइंग पिगमेंट शो करता है, तो वो यूरोपियन डॉप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट है। ये साइंस का क्वेश्चन है तो ये याद होना चाहिए था, वरना इजी नहीं होगा बनाना। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म, ये तो याद होना चाहिए। इंडियम टिन ऑक्साइड जो होता है वो स्मार्ट फिल्म के लिए यूज होता है, ITO, इंडियम टिन ऑक्साइड, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंस कंडक्टिंग ऑक्साइड होता है, ये वाइडली यूज होता है स्मार्ट फिल्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कौन सा मेटल कंपाउंड यूज होता है, प्लैटिनम यूज होता है, ठीक है। प्लैटिनम कंपाउंड जो होता है वो वाइडली यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। इनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि ये DNA रेप्लिकेशन का काम कर रहे होते हैं, तो क्या इसका आंसर क्या था, प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड इज यूज टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, विच कंपाउंड इज यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो इसमें यूज होता है लेवोनॉर्जेस्ट्रियल, ठीक है। ये कंपाउंड जो होता है ये एक सिंथेटिक हार्मोन होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में यूज होता है। ये प्रिवेंट करता है जो ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, उस इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड क्रिएट्स चेंजेस इन सर्विकल म्यूकस। तो इस यही पर्टिकुलर कंपाउंड यूज होता है किसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट, क्यों गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में हम लोग ऑयल रिस्टोर नहीं कर पाते, तो इट रिड्यूसेस क्वालिटी ऑफ ऑयल, इसका आंसर है। ऑब्वियसली ना, देखो अब इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड, हाँ ये भी सही हो सकता था, कोरोजन ऑब्जर्व ये भी सही हो सकता था, बट सबसे ज़्यादा सही क्या है, इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ ऑयल। ऑयल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट्स में इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑयल की क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्टेन रेटिंग के लिए यूज होता है, तो ये इसमें आएगा टेट्राथाइलिड। टेट्राथाइलिड इज यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन। अब ये क्यों किया जाता है, जो इंजन होता है, फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलिन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है, याद होना चाहिए, तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये इसका फुल फॉर्म है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स जो है वो किस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एंडोक्रीन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या कर रहे होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं टू रेगुलेट द बॉडीली फंक्शंस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन हब्स सिंप्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, एक वायरस है हब्स सिंप्लेक्स वायरस और ह्यूमन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है वो बताना है, एंडोपैरासिटिज्म होता है, ठीक है। अब देखो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो किसी एक दूसरे होस्ट के ऊपर होते हैं। एंडोपैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है, वायरस जो होता है वो होस्ट के अंदर होता है और उससे बेनिफिट ले रहा होता है, इस ऐसे टाइप के पैरासाइट को अपन क्या बोलते हैं, एंडोपैरासिटिज्म बोलते हैं। देखो अब अलग अलग याद करो, सिम्बाइसिस वो होता है जहाँ पर दोनों को सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, होस्ट को भी उसके ऊपर जो वो भी। म्यूचुअलिज्म जो होता है बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स। पैरासिटिज्म होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है दूसरे होस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासिटिज्म का आता है जिसमें वो पैरासिटिज्म का एक टाइप है, एक्टोपैरासिटिज्म जिसमें पैरासाइट बाहर रहता है, ठीक है, जैसे लाइस हो गया ये सब चीजें। एंडोपैरासिटिज्म होता है जो होस्ट के अंदर होता है, जैसे वायरसेस हो गए, टेपवॉर्म्स हो गए, मलेरिया पैरासाइट्स हो गया, ये सब चीज। विच क्लास ऑफ immunoglobulin is the first to be produced in response to an infection, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है सबसे पहले इन्फेक्शन के लिए, तो वो क्या है, IgM जो है वो पहला है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ये इनिशियली डिफेंस क्रिएट करता है अगर कोई भी डिफरेंट इन्फेक्शन होता है बॉडी में किसी भी अलग पैथोजन से, तो कौन सा है वो, IgM है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या क्या से कंपोज, लिपिड्स ओनली तो मतलब ये गलत हो गया, प्रोटीन्स ओनली, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीशीज सेल टाइम एंड ऑर्गेनेल, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।
मेम्ब्रेन जो होता है उसमें लिपिड्स भी होते हैं, वो प्रोटीन्स भी होते हैं और सब चीज़ें होती है, सेल टाइप, ऑर्गेनेल, इन सब के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। तो नॉनसेंस कोडॉन क्या है? यूएए। यूएए इज अ नॉनसेंस कोडॉन सिग्नलिंग टर्मिनेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो एयूजी क्या होता है, सारे कोडॉन याद होंगे तो अपना पता चलेगा। एयूजी क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन होता है। यूयूयू क्या होता है? ये अमीनो एसिड्स के लिए होता है। और यूसीजी क्या होता है? सिस्टीन के लिए होता है। तो ये क्या होता है? नॉनसेंस कोडॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीशीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज। ऐसी स्पीशीज, ये तो इजी क्वेश्चन है। एंडेंजर्ड स्पीशीज हम लोग उसको बोल रहे होते हैं जो वर्ज ऑफ वो है। लीस्ट कंसर्न होता है, नियर थ्रेटन्ड होता है, वल्नरेबल होता है, एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क वालों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। ये बहुत क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रबी क्रॉप कौन सी होती है। तो इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है? खरीफ क्रॉप इजी है, शुगर केन है। शुगर केन इसलिए खरीफ क्रॉप है, मानसून के सीजन में होती है, जून जुलाई के टाइम पे इसको उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे। ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ रबी क्रॉप्स जो होती है वो कब होती है? कूलर सीजन में उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप कब होती है? ये उगाई जाती है जब समर सीजन के बाद, ठीक है। याद कर लो, खरीफ क्रॉप जो होती है वो होता है जून जुलाई के टाइम पे जब मानसून सीजन आता है। और रबी क्रॉप जो होता है वो कब आता है? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। इन लोग का हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है? सितंबर अक्टूबर। इन लोग का हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है? मार्च अप्रैल, इन मॉनसून में। और ये कब होता है? विंटर में। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? खरीफ क्रॉप के राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन, सोयाबीन। और इसमें क्या आता है? वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जाइलम जो होता है प्लांट पे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स को। जाइलम और फ्लोएम दोनों याद करते हैं। तो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जो होता है वो जाइलम करता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? फूड आइटम्स को। डायरेक्शन क्या होता है? जाइलम का डायरेक्शन होता है रूट से लीव्स में, और ये क्या होगा? अपोजिट, सोर्स से सिंक में। बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड पे जा रहा होता है। फ्लोएम जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू यूज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। फैक्चुअल क्वेश्चन ही याद रहना चाहिए। एपी कैंडोलिस का आंसर था, ठीक है। एपी कैंडोलिस जो थे फर्स्ट टू यूज थे वैस्कुलर टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई प्लांट्स। द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो इज। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैंगो का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम लोग यूज करते हैं? वो मेजोकार्प होता है, ठीक है। मैंगो का मेजोकार्प वाला जो पार्ट होता है, थिक जूसी फ्लैशी पार्ट जो अंदर वाला होता है, मिडिल लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोकार्प बोलते हैं। एपीकार्प जो होता है ये आउटर लेयर होता है, और एंडोकार्प जो होता है वो हार्ड, जिसको बीज होता है अंदर का, वो वाला लेयर होता है। नेक्स्ट, ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड वेन। 16 सितंबर इसका आंसर है। ओजोन डे है तो फिर बाकी चीजें भी याद कर लो। वर्ल्ड ओजोन डे कब आता है? 16 सितंबर को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? 5 जून को क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 21 अप्रैल लिखा है, 22 अप्रैल को आता है अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। 5 दिसंबर को क्या आता है? 5 दिसंबर को आता है सॉइल डे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो याद कर लेना चाहिए। और कुछ न्यूज़ में तो जैसे पिछले बार न्यूज़ में था वर्ल्ड हैबिटेट डे, 5 अक्टूबर को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोजोयल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिसीज प्रोटेक्शन। मतलब बहुत लोग बहुत बार बहुत सारी जगह ट्रिक्स आप देखोगे ना तो आपको ये भी बताएंगे कि जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है यूजुअली वही आंसर रहता है। तो अगर कुछ भी नहीं पता है तो ये भी तुक्का मार सकते हो। माइक्रोजोयल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट्स इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। माइक्रोजिया प्लांट फंगस सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। माइक्रोजियल क्या होता है? प्लांट फंगस सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, और डिसीज प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमीशन एसेंशिएटेड द डिसकंटेंट इन ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी इंडियन मेंबर इन इट। कौन सा था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1927 में। ये वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था ना, क्योंकि इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को क्या किया नहीं किया गया था? ऐड नहीं किया गया था। इसको ऑफिशियली इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। इसको लीड कर रहे थे कौन? सर जॉन कमीशन, जॉन साइमन, ठीक है। और ये अपॉइंट किया गया था कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। इसी के बाद वो वाला आया था, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था जब ये आया था 1987 में, 27 में, तो 1928 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑब्वियसली नेशनल आर्मी का कमांड उन्होंने लिया था और उन्होंने ही किया था चलो दिल्ली का जो नारा था वो। देखो अभी कब ऑर्गेनाइज हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी? अराउंड 1942 में। किसने किया था? मोहन सिंह ने पहली बार इसको क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया था। किसके सपोर्ट से किया था? जापानीज के सपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस गए थे वहाँ पे 1 साल बाद, तो उसके बाद ही उन्होंने चलो दिल्ली, उसका जब कमांड लिया था तो चलो दिल्ली का नारा उन्होंने लिखा था, मार्च टू दिल्ली, जय हिंद, गिव मी माई ब्लड एंड आई शैल गिव यू द फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वाला जो नारा था वो यहीं पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शेल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, हु सेड इट? किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था ये कि वी शेल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। किसका नारा था? महात्मा गांधी का नारा था। ये कब आया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 1942। ये तो हिस्ट्री है, मतलब ये तो याद रहना चाहिए। और नारे के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ऊपर भी आ गया, एक ही आ गया, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है, डिवाइड एंड क्विट वाला, तो वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड्स द क्राई डिवाइड एंड क्विट? किसका था? एम ए जिन्ना। ठीक है, एम ए जिन्ना ने किया था डिवाइड एंड क्विट अराउंड 1943, उसी टाइम पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट का उनका स्लोगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू न्यू। अच्छा, अगर आप लोग ये भी याद कर रहे हो ना कि जब भी कोई नारे के बारे में हम याद करते हैं तो उसमें ऐसे याद इसलिए भी आपको आसानी पड़ेगी किस टाइम पे आया था वो। जैसे कि चलो दिल्ली आया था 1942 में, जब सुभाष चंद्र बोस गए थे वहां पे सिंगापुर और उन्होंने कमान संभाली थी, तब उन्होंने नारे दिए थे कि अब चलो दिल्ली, क्योंकि उनको आज़ाद करना था। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। अगर ऐसा गांधी जी बोल रहे तो कब बोलेंगे? जब बहुत लास्ट में हम लोग रहेंगे अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब उन्होंने ये नारा लगाया था। नेक्स्ट, हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट? तो एम ए जिन्ना ने किया था। कब किया था? सेम उसी टाइम पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन था, उस टाइम पे ये उन्होंने डिवाइड एंड क्विट क्यों किया था? क्योंकि उनका उस टाइम पे पोजीशन था जिन्ना का कि पार्टीशन जो था हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, वो जो पार्टीशन कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गया था, तो इसी वजह से ये नारा लगाया था डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनेंस? किस एक्ट के बाद से आया था? तो ये आया था 1947। इसी इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद ही तो ये हुआ था कि जो पाकिस्तान होगा वो अलग स्टेट हो जाएगा, अलग देश बनेगा, और जो इंडिया होगा वो अलग देश बनेगा। किसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था ये वाला चीज? माउंटबेटन प्लान 1947, दैट जिसने पार्टीशन किया था टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट? कौन थे वो जो कहाँ पर विजिट किया था? बिहार में। किसके लिए? होम रूल लीग के लिए 1918 में। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। अब देखो इसमें कंफ्यूज होगा क्योंकि एनी बेसेंट भी आई थी, महात्मा गांधी भी आए थे। ठीक है, इसका आंसर है एम ए अंसारी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी ये फाउंडर है होम रूल लीग की, बट इन्होंने स्पेसिफिकली 1918 में बिहार में वो नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो रिलेटेड टू होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, बट इन्होंने भी बिहार विजिट नहीं किया था। महात्मा गांधी है बट वो उसके पहले आ गए थे 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एम ए अंसारी इज द आंसर। ये होम रूल लीग के कांग्रेस के लीडर थे और ये बिहार में आए थे जस्ट टू स्ट्रेंथन द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूलिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ लो, किसने फाउंड किया था? अभी मैंने बताया एनी बेसेंट ने मद्रास ने, और तिलक ने फाउंड किया था पुणे और मुंबई में। क्या था बेसिकली होम रूल? मतलब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था कि ठीक है अब अंग्रेज जो है वो यहाँ आ गए पर हमें भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों को गवर्न कर सके, तो वो थोड़ा ज़्यादा होम रूल मांग रहे थे सेल्फ गवर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण एग्रीग्रियन कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन अग्रीमेंट बिटवीन। ये जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम लोग स्पेशली पढ़ रहे थे चंपारण एग्रीरियन कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, किसके किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ था? तो इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में अग्रीमेंट हुआ था ना। चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उसके बाद ही चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में। किस लिए? इंडिगो फार्मर्स के जो ग्रीवांसेस थे उसको एड्रेस करने के लिए कमेटी क्या गई थी, बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये इसका भी बैकग्राउंड पढ़ लेना। ठीक है, कि क्यों आई थी कमेटी? तीन कठिया सिस्टम जो वहाँ पे चलता था जहाँ पर इंडिगो फार्मिंग की जा रही थी। ठीक है, कि कंपलसरी कल्टीवेशन था, कि तीन कठिया सिस्टम मतलब 3 आउट ऑफ 20th उनके लैंड में उनको इंडिगो क्या करना है, उगाना ही उगाना है। एक राजकुमार शुक्ला थे जो लोकल फार्मर थे, उन्होंने गांधी जी को बोला था 1916 के लखनऊ सेशन में कि आप क्या करिए ना, आप आइए यहाँ पर चंपारण में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो गांधी जी क्या किए थे, अप्रैल 1916 में उनको बुलाया गया
1917 में गांधी जी क्या हुआ, चंपारण पहुंचे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव इंक्वायरी की थी। इसके बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव इंक्वायरी की थी। उसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब गांधी जी वहाँ पहुंचे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, चंपारण एग्रीरियन कमेटी लाई और उसके बाद चंपारण एग्रीरियन एक्ट भी आया था 1918 में। ये गांधी जी का फर्स्ट मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। सत्याग्रह मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, चंपारण सत्याग्रह को। इसके की इंपॉर्टेंट पीपल भी थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरोल हक, जेबी कृपलानी, ये सब गांधी जी को क्या कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी। हु वॉज अपॉइंटेड, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। सहजना सरस्वती जो थे प्रोमिनेंट लीडर थे बिहार के किसान सभा मूवमेंट के। पीजेंट्स राइट को एडवोकेट करनी है, लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, इन सब के लिए इनकी लड़ाई थी। राजकुमार शुक्ला क्या थे, ये चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे। आचार्य नारायण देव कौन थे, ये जो थे ये सोशलिस्ट लीडर थे, बिहार किसान सभा से स्पेशली रिलेटेड इनका नाम नहीं है। एंड बाबा रामचंद्र क्या है, ये पेजेंट मूवमेंट लीड कर रहे थे कहाँ पर, अवध में, यूपी। अब किसान सभा में याद कर लो, ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था, 1936 में, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बना था 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बना था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was murdered while hosting the national flag under area of Bikram पुलिस स्टेशन। कौन था जो हो गया था, रघुनाथ सिंह ऑफ गोराखारी इज द आंसर। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो रघुनाथ सिंह थे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो इनको मार दिया गया था पुलिस स्टेशन में, जब ये अटेम्प्ट कर रहे थे नेशनल फ्लैग लगाने का। उस टाइम पे चला था ना कि सब जगह पे जाके नेशनल फ्लैग लगाएंगे। तो जब ये नेशनल फ्लैग लगाने जा रहे थे बिक्रम पुलिस स्टेशन में, तो इनको क्या किया गया था, मार दिया गया था। और क्यों ये लोग नेशनल फ्लैग लगा रहे थे, क्योंकि बेसिकली वो लोग क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब एक तरीके से डिफाई कर रहे थे अंग्रेजों को। तो ये उस टाइम पे लोकल क्विट इंडिया मूवमेंट के बिहार के मार्टर थे, रघुनाथ सिंह ऑफ गोराखरी। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। ये तो इजी आंसर है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह जो थे मार्च 1939 में, इनको बिहार केसरी या श्री बाबू भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। इनका टेन्योर जो था 1937 से शुरू हुआ था और 1939 तक क्या था, ये थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेस ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया प्रेजेंटली इन विच स्टेट, कहाँ पर कहाँ ये है उसको मैच करना है, ठीक है। तो तीनों ही चारों ही थोड़े अजीब से नाम है, कन्या सुवर्णा, प्रज्ञ ज्योतिष, गिमार एंड परिष्टिशान। तो कन्या सुवर्णा कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में। पारिज्ञ ज्योतिष, परिज्योतिष, प्राग ज्योतिष, ये असम में। गिमार जो है वो कैसा लग रहा है, गुजरात टाइप का, तो गुजरात में। प्रतिष्ठान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये इसका आंसर है। अभी क्यों पूछा गया था, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो कर्ण सुवर्ण है, कर्ण सुवर्ण क्या है, कैपिटल ऑफ शशांका है, बंगाल रूलर। प्राग ज्योतिष क्या है, ये असम रीजन का एंशियंट नेम है, प्राग ज्योतिष। गिरनार जो है, गिरनार में अशोकन रॉक एडिक्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात में। एंड प्रतिष्ठान जो है वो कैपिटल है सातवाहना डायनेस्टी का। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड थिंग था, तो इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग वैदिक पीरियड। कौन सा जो है वो ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है, देख लेते हैं। इसका आंसर वैसे गार्गी है, गार्गी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। गार्गी वचकनवी जो है एक रिनोड फिलोसोफर है और वो लेटर वैदिक और उपनिषदिक पीरियड में आ रहे होते हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। घोषा, घोषा क्या होता है, एक फीमेल वैदिक सीर है कंपोज ऑफ हिम्स ऑफ ऋग्वेदा के अंदर है। अपाला, ये अनादर फीमेल सेज है, ठीक है। एंड विश्ववर्णा, ये भी फीमेल पोएट है जो ऋग्वेदा में इनके भी हिम्स है, ठीक है। तो ये सब ऋग्वेदा से रिलेटेड है, गार्गी को छोड़ के, क्योंकि ये पोस्ट वैदिक और उपनिषदिक पीरियड में आती है। दैट इज वे वो क्या था, आंसर गलत था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो थर्ड वीडियो में वी विल सॉल्व फ्रॉम 113 टू 150। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने, इसी तरह से हम लोग बैठ के एक साथ ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला एक वीडियो आएगा, उसमें अराउंड 40 के क्वेश्चन होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग 70th सीसी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ओके, बीपीएससी सीसी का क्वेश्चन। सो येस, गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन ही बचे एग्जाम में। 10 दिन में पता नहीं एडमिट कार्ड पे भी क्यों नहीं आ रहा है। तो या, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।